हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। साथ में कुछ अन्य टॉपिक भी हम लोगों ने देखे थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमें यह भी समझ लेना होगा कि वास्तव में ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बहुत हमने पढ़ा है, एक धन आवेश होता है हमारा, एक ऋण आवेश होता है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सपोज करिए हमने यहाँ पर एक धन आवेश रखा है और किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण को महसूस करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की, तो सॉरी गलती से निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बेटा हमने आपको आसान भाषा में बताया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हमें विद्युत क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि मान लीजिए अभी यहाँ पर बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था, परीक्षण आवेश के बारे में भी पढ़ लिया था। तो परीक्षण आवेश आप लोग जानते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश लाते हैं और परीक्षण आवेश को हमेशा हम कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम इकाई आवेश यानी एकांक धनावेश लेके आए हैं। कहाँ पर बेटा हम लेके आए हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में हम लेके आए हैं। अब इस एकांक धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेके आए हैं, तो इस पर बेटा क्या लगेगा, एक बल काम करेगा। क्या करेगा, बल काम करेगा। तो एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा यानी इनके और इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, एक बल लगेगा। और ये जो बल लगेगा, इसी बल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा सा मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या है, एक प्रकार का बल है। आपको दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता क्या है, एक प्रकार का बल है। और अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूले की बात करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, इसका यह फार्मूला होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, फार्मूले से हमेशा परिभाषा याद रखना। एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा, ये हमारा क्या एक विद्युत क्षेत्र था। यहाँ पर हम एकांक धनावेश यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस एकांक धनावेश पे जो बल लगता है वही, उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार का बल है। और ये बल किस पे लगता है, एकांक धनावेश पर लगता है। किस पे लगता है, एकांक धनावेश पे लगता है। ठीक है, आप इसको परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसको लेके आए हैं, परीक्षण आवेश को लेके आए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मुझे ज्ञात करना हो बिंदु आवेश के कारण, तो ध्यान से देखो। अब इसी के नीचे आप लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सपोज करिए कि मान लीजिए अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। तो दोनों ही बेटा ये क्या है, बिंदु आवेश है।
एक आवेश बेटा आपका क्या है Q1 है, और एक आवेश बेटा आपका क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका बेटा क्या है, एक बिंदु आवेश है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि सपोज करिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपके पास एक आवेश है, ये वाला, इसको हम मान लीजिए प्लस क्यू मान लेते हैं, ये A पर प्लस क्यू है, और इससे एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है, और इस पर परीक्षण आवेश कौन सा रखा है, Q0। तो परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पे ये A के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, तो इस पर बल लगेगा। तो जो इस पर बल लगेगा वही बेटा क्या होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो अपने से दूर भेजेगा, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की जो बेटा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R। तो यहाँ पर ये जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगे, प्रतिकर्षण, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम से, किसके नियम से बेटा, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों बलों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, एक तो Q है और एक Q0 है, यहाँ पे Q लिखोगे और ये क्या हो जाएगा, Q0। अब यहाँ पर देखो R दूरी है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, R², क्योंकि हम जानते हैं कि Q0 का मान कितना है बेटा, 1 है। तो अगर Q0 का मान 1 हो जाएगा तो उस समय ये E यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, R²। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा वो ये होगा, याद रखना, इससे न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने पढ़ा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना, इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने समझा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखोगे, कथन लिखोगे, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का आपका बल है। तो क्या परिभाषा लिखोगे, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद ये फार्मूला लिख दीजिएगा। फिर आप हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ से ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए फिजिक्स को पूरा समझना ही है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि परिमाण एक शब्द यहाँ पर यूज होगा, परिमाण। परिमाण का मतलब बेटा होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या था, क्वांटिटी यानी मात्रा, उसको परिमाण बोला जाता है। और यहाँ पर सजातीय या विजातीय, सजातीय का मतलब समान जाति के हों, दोनों एक जैसे हों, और विजातीय का मतलब क्या होता है, अलग अलग यानी अलग अलग जाति के हों। ठीक है, तो याद रखना समान परिमाण के, क्या कहा मैंने, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश ये है और दूसरा आवेश बेटा ये है। एक मान लीजिए बेटा प्लस क्यू है और दूसरा बेटा क्या है, माइनस क्यू है। एक प्लस क्यू है, दूसरा बेटा क्या है, माइनस क्यू है। इनके परिमाण तो बराबर है, यानी इन दोनों की मात्राएं तो बराबर हैं, पर दोनों क्या है, विजातीय हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव है। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से, किससे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं। तो ये अल्प दूरी हमने बेटा कितनी मान ली, ए और बी। ये अल्प दूरी हमने कितनी मान ली बेटा, 12। अल्प दूरी पर स्थित हूं तो ऐसा जो सिस्टम बनता, सिस्टम का मतलब निकाय, ऐसा जो निकाय बनता है उस निकाय को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं,
विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये अक्ष होता है, इसको बेटा बोला जाता है द्विध्रुव अक्ष बोला जाता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है? द्विध्रुव अक्ष बोला जाता है। और दोनों आवेशों के बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। ए और बी के बीच की जो ये लंबाई है उसको क्या कहेंगे? द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। और ए से बी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। और ये एक प्रकार का बेटा क्या है? सिस्टम बनाया जाता है। अब इसका कोई फार्मूला नहीं, तो ये एक सिस्टम। अब इसी के बाद जस्ट रिलेट करता है एक अगला टॉपिक जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो पहले इसको समझो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू आवेश गुणे द्विध्रुव की लंबाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ये बात आपको बेटा समझनी होगी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले यहां पर आपको एक बात यह समझनी है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो आवेश, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या बेटा? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यह विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव के लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको बेटा हम लोग कहाँ से लिखते हैं? इसको हम लोग P से लिखते हैं, और आवेश को बेटा Q से लिखते हैं। और द्विध्रुव की लंबाई, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी बेटा? 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। तो इसलिए P का फार्मूला बनेगा 2QL। तो ये विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है? फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा इसके मात्रक पे भी नजर डाल लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक बेटा याद रखना। सबसे पहले देखिए, आवेश, आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो ये बेटा कैसा है? सदिश राशि। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो ये हमारी कैसी है? अदिश राशि, सदिश नहीं। कैसी राशि बेटा? ये अदिश राशि। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक मिनट बेटा, ये सदिश राशि है, पहले सही लिखा था। ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बेटा क्या है? आपकी सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होती है, हमेशा याद रखना बेटा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होगी, हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से किधर होगी बेटा? धन आवेश के ओर होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बेटा जो अगला हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक आ गया है उसको अब हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये पहले के दोनों टॉपिक आपने नहीं तैयार किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाली हैं। तो आज का जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो फर्स्ट नंबर 1 किस स्थिति में करनी है, तो नंबर 1 आपका बेटा हो जाएगा अक्षीय स्थिति, या इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ स्थिति। एग्जाम में अच्छी स्थिति ना लेके आपको कंफ्यूज करने के लिए आप वो लिख सकता है कि अनुप्रस्थ स्थिति में आप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना होगा, विद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। इसको पॉइंट को नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम बेटा दे दिया बी, और ये मान लीजिए आपका प्लस क्यू आवेश है और ये बेटा आपका माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 है। अब हमें अक्षीय स्थिति का मतलब इसी के अक्ष पे ज्ञात करना है। अक्ष का मतलब ये द्विध्रुव अक्ष है, और इस द्विध्रुव अक्ष के पे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट बेटा क्या है, सीधा बनाऊं, अच्छा बनाऊं, यहाँ पर एक पॉइंट आपका बेटा क्या है, पी है। ये एक पॉइंट बेटा क्या है, पी है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमें किसकी गणना करनी है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर मान लीजिए, अब यहां पर बेटा हम मान लेते हैं क्या, कि ये इसका क्या है, ये बिंदु इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से जहां पर हमने परीक्षण आवेश रखा, जहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, वहां की डिस्टेंस बेटा इसकी कितनी है, आर है। वहां की इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी है, आर है। इतनी बात समझ गए। अब यहां पर दिमाग लगाओ और बताओ, ये एकांक धनावेश है, यानी ये धनावेश है, बस परीक्षण आवेश को धनावेश समझिए। ये नेगेटिव चार्ज है, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपने से दूर भेजेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, पी से बी की ओर होगी, पी से बी की ओर होगी। लेकिन ये धनावेश है, तो धनावेश इस परीक्षण आवेश को अपने पास बुलाएगा या अपने से दूर भेजेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा सर, अपने से दूर भेजेगा। तो यानी यहां पर E प्लस क्यू होगा, यहाँ पर E प्लस क्यू और यहाँ पर E माइनस क्यू, और हमें इसका परिणामी सिर्फ निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी हमें यहां से जरूरत पड़ेगी किसकी, इसको पॉइंट नाम दे दो O। ठीक, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर माना की करके लिख लेना है। माना की एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के केंद्र O से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी r है। तो ये सब आपको माना की करके लिख लेना है। सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि E प्लस या E माइनस क्यू पहले निकाल लो, E माइनस क्यू, ठीक है, सदिश राशि है, और यहाँ पर इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, E माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन। अब बेटा यहाँ पर एक बात को समझो, Q से परीक्षण आवेश की दूरी कितनी है, तो ये B है और ये P है, तो दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, BP स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी दिशा बताना जरूरी है, अगर आप दिशा नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसकी दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके कारण माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, P से B की ओर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे B, और इस तरह से एरो लगा देंगे। तो दिशा किधर है, P से B की ओर है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, अब बेटा यहाँ पर देखो BP स्क्वायर है, BP की वैल्यू कितनी है, तो B से P की दूरी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना ये पता है, अगर ये 12 है तो ये L होगा, ये L होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। तो सोचो इस R में से L को घटा दो, ये टोटल R है यहाँ तक, और हम L घटा देंगे तो हमें BP मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तथा अब बेटा यहाँ पे देखो, E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q अपॉन, अब देखो धन आवेश से प्लस आवेश से P की दूरी कितनी है, AP। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, AP। और इसकी दिशा भी बेटा बताओ, तो दिशा किधर है, अपने से दूर भेज रहा, मतलब A से P की ओर है। तो दिशा बेटा इसकी किधर हो जाएगी, A से P की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर इनके मान रखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बेटा। Q यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, Q अपॉन AP की वैल्यू बेटा कितनी है, इतनी R है, R में L जोड़ दो तो टोटल दूरी निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस L का बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 2। अब हम बेटा यहाँ पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो बेटा जब परिणामी तीव्रता निकाली जाती है तो हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता हम बेटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। कैसे घटाओगे सर, सर घटा के निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम परिणामी तीव्रता इसकी निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे, हम लोग घटा के निकालेंगे। लेकिन घटाएंगे किससे, बड़े से हमेशा छोटे को घटाते हैं। तो अब आपको इतना सा पता करना है कि बड़ा कौन है, ये भाई साहब बड़े हैं कि ये भाई साहब बड़े, बड़ा कौन है ये आपको इतना चेक करना है। तो बेटा देखो चेक करो कि यहाँ पर इतनी चीज तो इनकी भी बराबर है ना, इतनी चीज इनकी भी बराबर है, ये इतनी चीजें तो बराबर हैं। लेकिन फंस ये रहा है कि 1/RL स्क्वायर है और 1+RL स्क्वायर है। और हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा है कि जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यानी इसका हर बड़ा हो जाएगा, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर घट रहा है तो यानी इसका हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब हर छोटा हो जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हमें बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, समझ पा रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा E, ये परिणामी तीव्रता है। और बड़ा कौन है, बड़ा है E माइनस क्यू, और घटाना किसको है, E प्लस क्यू। और आपको ब्रैकेट में बता भी देना है कि E माइनस क्यू क्या है, बड़ा है, किससे, E प्लस क्यू से। आप ऐसा ब्रैकेट में बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व बेटा किससे, 2 से। तो जब समीकरण 1 व 2 से हम लोग बेटा यहाँ पे जाएंगे, इनके मान्स को यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, ये इतनी चीज और ये इतनी चीज कॉमन मिल रही है, तो इसको हम पहले बाहर ही लिख लें। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा 1/R माइनस L स्क्वायर। तो 1/R माइनस L स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा क्या बचा, माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो क्या लगाओगे, माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। क्लियर है। अब इनका बेटा देखो, ये जो बाहर की चीज है इसको बाहर लिखा रहने दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये R माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हो जाएगा R माइनस L स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा R प्लस L स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ये फार्मूला लगा सकते हो। या हम लोग जितना फिजिक्स में फार्मूला यूज करेंगे उतना हमारा डेरिवेशन बेटा कितना हो, कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, तो कौन कौन से फार्मूला लगाएंगे, तो इनको मैं डिब्बे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। या फिर हम ये जानते हैं, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर बेटा एक फार्मूला होता है 4ab। क्या होता है, 4ab होता है। और एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है वो a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ये पहले फार्मूले को ऊपर अप्लाई कर दो, दूसरे फार्मूले को नीचे अप्लाई कर दो। तो जब पहले फार्मूले को हम लोग बेटा ऊपर अप्लाई करेंगे, अंश में अप्लाई करेंगे, तो देखो a और b की जगह पे r और l लिखा है, a b की जगह पे r और l लिखा है।
इसलिए ए की जगह पे हमें आर लिखना है और बी की जगह पे हमें एल लिखना है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 4RL मिलेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता तो 4RL हो जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो वही मैं लिखे दे रहा हूं। मतलब बेटा ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा ये, तो ये सर होगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और इन पर स्क्वायर चढ़ा था इसलिए हमने इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है। अब आगे स्टेप में देखो, यहां पर ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, 4 के अंदर 2 होता है तो 2QL एक साथ लिख लें, और इनटू बचा कौन, 2 और R बचा, तो यहाँ पर हमने 2R लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL बराबर क्या होता है, P। अभी हम लोग पीछे पढ़ के हैं, और यहाँ पर ये 2R, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उस पर लगा स्क्वायर। हम मान लेते हैं यदि 2L R की अपेक्षा में क्या है, बहुत छोटा है ना। 2L जो है वो R की अपेक्षा में बेटा बहुत छोटा है, इसलिए L को हम नगण्य मान लेंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनने वाली वो क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, और उस पर बेटा क्या लगा, स्क्वायर, है ना, उस पर क्या लगा है, स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या बनने वाला है, E बराबर, ध्यान से देखो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब ध्यान से देखो ये कितना है, P इंटू 2R, और अपॉन में देखो R का पावर से गुणा हो जाएगा तो R की पावर 4। क्लियर है। तो यहां से एक R और यहां से एक R कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 2P, और नीचे क्या हो जाएगा R क्यूब। तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब। यहाँ पर P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये R क्या है, R द्विध्रुव, यानी केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से P की दूरी कितनी है, वो आपका R है। ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपको कर लेना है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला, अब कौन सी स्थिति में निकालेंगे, निरक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। निरक्षीय का मतलब ये हुआ कि जब अक्ष पे ना हो, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें द्विध्रुव के अक्ष पे नहीं ज्ञात करना, उसके निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए शब्द है, तो कौन सी स्थिति है, निरक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है और ये बेटा आपका माइनस क्यू है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दिया। ठीक है। ये इसका द्विध्रुव का सेंटर है यानी O है, और O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है। अब यहाँ पर ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, ये जो A है प्लस क्यू आवेश, इसको अपने से दूर भेजेगा। ये इसकी दिशा इधर हो जाएगी, तो ये आपका पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट P है, तो इसकी दिशा हो जाएगी E प्लस क्यू, ये इसकी दिशा हो जाएगी। और ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी।
ये हो जाएगा ई माइनस क्यू, तो इसकी इधर दिशा इधर होगी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि अगर इसका ये वाला कोण क्या है, थीटा है, ध्यान से समझना, और ये वाला भी कोण बेटा क्या है, थीटा है, तो बहिष्कोण प्रमेय से इसका ये वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका ये वाला कोण हो जाएगा 2 थीटा। कितना थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज के दूरस्थ दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दूरस्थ दो अंतःकोण थीटा थीटा 2 थीटा, तो ये किसके बराबर होंगे, 2 थीटा के बराबर होंगे। और इसका जो परिणामी होगा, एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा, तो इसका परिणामी बेटा क्या होगा, ई, तो इसका परिणामी ये होगा। तो बिंदु बी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना हमें करनी है। एक बात याद रखना, अगर हम यहाँ पर ये 2l है टोटल, तो ये l रहा होगा, ये l रहा होगा, और पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालोगे तो ये भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर वही काम करना है आपको, इसके बाद लिखना है मानाकी करके, और मानाकी करके आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन, अब दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ए पी स्क्वायर, और इसकी दिशा बतानी, तो दिशा किधर है, ए से पी की ओर है, दिशा किधर, ए से पी की ओर, इसलिए यहाँ पर बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन ए से पी की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर क्या लगाओगे, स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा अब माइनस क्यू के कारण निकाल लो बेटा, ई माइनस क्यू, पूरा डेरिवेशन उसी पहलू पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और अपॉन ये डिस्टेंस, यानी पी से माइनस क्यू की दूरी कितनी है, तो बीपी है। अभी देखने में लग रहा होगा पिछले वाले जैसा है, इसके डिस्टेंस बताओगे तो डिस्टेंस किधर है, पी से बी की ओर है, पी से बी की ओर है, इसलिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उस पर क्या लगाओगे, स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 बना लिए, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, यहाँ पर भी हमने समीकरण 2 बना लिए हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि अब हमें क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो जब हम इसके परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पर बेटा सदिश चतुर्भुज का एक नियम है, इसको जरा आप समझ लीजिए कि ये क्या कहता है कि मान लीजिए दो सदिश हैं जो परिमाण में तो बराबर हैं, तो ये परिमाण में बराबर है और इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। सदिश चतुर्भुज का नियम है कि दो सदिश हैं जो परिमाण में क्या है, बराबर हैं, लेकिन इनके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। तो जब हम इनका परिणामी निकालेंगे, इनका बेटा हम क्या निकालेंगे, परिणामी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर a बराबर क्या है b, एक सदिश a है और दूसरा सदिश बेटा क्या है, b है, सदिश a सदिश b के बेटा क्या है, बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही। तो बेटा क्या हो जाएगा, जब सदिश a सदिश b के बराबर है तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना इसका फार्मूला होता है, तो इसलिए जब इसका हम परिणामी निकालेंगे तो इसका परिणामी बेटा क्या हो जाएगा, r। तो जब हम इसका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2। तो ये बात, इसलिए ये बात आपको याद रखनी, यही हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परिणामी तीव्रता यहाँ पर बेटा निकालने जा रहे हैं, और जब हम परिणामी तीव्रता यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ये हो गया समीकरण 2, या हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, किंतु हम लिख देते हैं, किंतु AP बराबर क्या है, BP, किंतु AP बराबर बेटा क्या है, BP। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा, किंतु AP बराबर क्या है, BP है। इसलिए
E माइनस क्यू बराबर बेटा क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू। और दोनों ही क्या है, सदिश हैं। तो दोनों सदिश आपस में बेटा क्या हो गए, बराबर हो गए, परंतु दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, तो परिमाण में तो बराबर हो गए, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो जब दो सदिश परिमाण में बराबर हो, दिशाएं अलग हो, तो इसका परिणामी इस फार्मूले से निकालेंगे। तो फार्मूले में क्या लिखोगे, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता। तो निकालिए परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता को ई से लिखोगे, ए की 2 तो 2 रहेगा। अब देखो ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर चाहे आप माइनस क्यू ले लो चाहे प्लस क्यू, बराबर ही है, तो मैं ले लेता हूँ ई प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो ये कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए परिणामी ये है ना, तो टोटल कितना है, 2 थीटा है। तो थीटा की जगह पे बेटा आप क्या लिखोगे, 2 थीटा और बटे में 2। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है, तो देखो 2 और ई प्लस क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बेटा क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, और इस पर बेटा क्या लगाओगे, स्क्वायर। क्लियर है, इनटू कॉस, यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझिएगा। और यहाँ पर ये बचा 1 अपॉन, ये देखो जब स्क्वायर पे रूट लगा होता है, ध्यान से सुनना, जब स्क्वायर पे रूट लगा होता है तो स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारे पास आ गया। कॉस थीटा बराबर आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कण। अब जरा सोचो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो कण क्या होगा, ये होगा, और आधार क्या होगा, ध्यान से सुन लो, पहली बात फिर सुन लो। ये 90 डिग्री का कोण बनना, थीटा ये है, ये 90 डिग्री कोण बनना, मैं इसको थीटा मान के चलो, तो थीटा के सामने वाला लंब होता तो आधार कौन होगा, ये होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा कण होता, तो कण कौन होगा, ये। तो क्या है, आधार बटे कण, तो आधार क्या है, एल है, आधार क्या होगा, एल, और कण हमारा जहां यहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये यहाँ पर कॉस थीटा की हमको वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखो, ये पूरा बन जाएगा 2qlp बन जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर p बन गया, 2ql बराबर p होता। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर पावर 1 है, और रूट का मतलब आधी, रूट आधी पावर के बराबर होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उस पर हाफ पावर, उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये p है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये एक पावर है और ये आधी है, तो जुड़ जाएगी, तो पावर हमेशा जुड़ती है, तो कितनी हो जाएंगी, 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 को आप सर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, यानी ये आधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए यदि स्थिति लगा दो कि 2l बहुत छोटा है, 2l बेटा क्या है, बहुत छोटा है, r की अपेक्षा में 2l बहुत छोटा है, तो जब r की अपेक्षा में 2l बेटा बहुत छोटा है, तो l को यहाँ पे छोड़ दोगे, है ना। तो ये हमें मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है, p है, नीचे देखो, नीचे है आर स्क्वायर, और इस पर पावर कितनी लगी है, 3/2, पावर का पावर से गुणा हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p तो ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है बॉस E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा P, और नीचे क्या हो जाएगा, R3। ये देखिए, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमने बेटा यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया है, निरक्षीय स्थिति में भी, किसी निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी हम लोगों ने यहाँ पे गणना कर ली है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा
यहाँ पे मैं नोट करके एक बात छोटी सी बता देता हूँ, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। तो इस बात को अगर हम समझ लें कि देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि याद रखना अभी आपने जो पिछला फार्मूला निकाला था उसमें आप लोगों ने देखा था यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई था अच्छी स्थिति में, जबकि निरक्षीय स्थिति में 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो अगर मान लो उसको हम कह दें ए, ये अच्छी स्थिति का है, और इसको हम कह दें ई बी यानी निरक्षीय स्थिति का है, तो निरक्षीय स्थिति में 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब ये 2 गुना ज्यादा है, मतलब ये 2 गुना है, ये कम है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्ध हुआ कि अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बता दिया। तो ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप बना के इसको लिख लीजिएगा। तो ये बेटा हम लोगों ने आज बहुत कुछ देखा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिमाग में बैठा के रखिएगा, एक प्रकार का बल है, बस इतना ही दिमाग में बैठाना, बाकी सारा खेल खत्म, बाकी कुछ नहीं है। आपको इतना बैठा लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार का बल है, और वो बल किस पर लगता है, एकांक धनावेश यानी परीक्षणावेश पर लगता है, खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।